जम्मू कश्मीर के कृषि मंत्री सम्माननीय श्री जावेद अहमद साहब, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BN त्रिपाठी जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, अतिरिक्त प्रमुख सचिव कृषि विकास श्री शैलेंद्र कुमार जी, पद्मश्री डॉक्टर अशोक सिंह जी, डॉक्टर अमरीश वैद्य जी, सभागार में उपस्थित विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, कृषि वैज्ञानिक, किसान भाइयों और बहनों, 16 फरवरी से नई दिल्ली में 5 दिवसीय AI इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एक्सपर्ट्स के साथ कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भाग लेने वाले हैं। इस समिट में पहले दिन ही भारत मंडपम में कृषि एवं AI पर चर्चा होगी। देश विदेश के जाने माने एक्सपर्ट्स विचार रखेंगे, विचार करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि किस प्रकार AI टूल्स के द्वारा सस्टेनेबल, इफिशिएंट और क्लाइमेट रेजिलिएंट कृषि को देश में बढ़ावा दिया जा सकता है। अब उस कार्यक्रम के ठीक 5 दिन पहले इस्कास जम्मू के कृषि शिखर सम्मेलन और किसान मेले में AI सक्षम उन्नत कृषि जैसे दूरदर्शी विषय पर संवाद में शामिल होना, यह निश्चित रूप से किसी के लिए भी प्रसन्नता का विषय हो सकता है, जो मेरे लिए भी है। मैं मानता हूं कि यह आयोजन कृषि से जुड़े सभी अलाइड सेक्टर्स तथा कृषि आधारित उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करेगा, ताकि एक्सपर्ट्स के विचार, कृषि विशेषज्ञों के विचार, किसानों के अनुभव और इनोवेशन का सार्थक आदान प्रदान हो सके और नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को खेती तक कैसे पहुंचाया जाए, इस संकल्प को साकार करने में हमें मदद मिल सके। आजकल पूरे दुनिया में कृषि क्षेत्र में AI आधारित स्मार्ट तकनीकों, आंकड़ों पर आधारित डिसीजन मेकिंग सिस्टम, सटीक कृषि यानी प्रेसिजन एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती तथा डिजिटल इनोवेशन की चर्चा बहुत हो रही है और उनके अधिक से अधिक इस्तेमाल पर बल भी दिया जाए, इसका प्रयत्न हो रहा है। मैं समझता हूं कि AI सक्षम उन्नत कृषि पर केंद्रित यह शिखर सम्मेलन न केवल जम्मू कश्मीर के प्रोग्रेसिव किसान भाई बहनों के क्षमता का निर्माण प्रशस्त करेगा, बल्कि कृषि अनुसंधान से जुड़े इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए अवसरों के नए दरवाजे भी खोलेगा। मुझे बताया गया है कि इस्कास जम्मू के इस 3 दिवसीय आयोजन में उन्नत फसल किस्मों, आधुनिक कृषि यंत्रों, जैविक एवं प्राकृतिक खेती, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, वैल्यू एडिशन और बाजार से जुड़ाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी एक्सपर्ट्स के द्वारा राय दी जाएगी, विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे और मुझे निजी तौर पर विश्वास है कि किसान और कृषि वैज्ञानिक संवाद, मॉडर्न तकनीकों के एग्जीबिशन, एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप और विशेष रूप से महिला और युवा किसानों के लिए समर्पित कार्यक्रम के द्वारा कृषि को सशक्त और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम बढ़ाने में इसके माध्यम से हमें जरूर सफलता मिलेगी। इसके लिए मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय को हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं। आज हम हैं कहाँ? मोटे तौर पर पिछले कुछ वर्षों में हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत का प्रतिफल रहा है कि आज हम ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में दुनिया में दूसरे स्थान पर खड़े हो गए हैं। मैं ऐसे सभी वैज्ञानिकों को और देश के किसान भाइयों बहनों को
अभिनंदन देना चाहता हूँ। अब पूरी दुनिया में वो मिल्क हो, स्पाइसेस हो, जूट हो, गिंगर हो, ओकरा हो, इन सभी चीज़ों में भारत आज सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है। हम नंबर 1 हैं। और दूध के बारे में तो ये अनुमान किया जा रहा है कि आज से 10 साल बाद दुनिया का 1/3 मिल्क प्रोडक्शन हमारे देश में होगा। इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। सेकेंड पोजीशन मेजर प्रोड्यूसर हम कहाँ कहाँ हैं? राइस, व्हीट, कॉटन, शुगर केन, टी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक्सपोर्ट रैंकिंग में अभी दुनिया में हम 8वें स्थान पर हैं। अब ये एक नई जिम्मेदारी हमारे पास है, खासतौर से कृषि वैज्ञानिकों पर। जैसा अभी डॉक्टर अशोक सिंह जी बता रहे थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, ऐसे वैज्ञानिकों की ये जिम्मेदारी है कि अब इस 8वीं रैंकिंग से हम कितना ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंच सकते हैं। India's agriculture production was valued at over $480 billion, trailing only by China. आज इस स्थिति में भारत को पहुंचाने वाले सभी कृषि वैज्ञानिकों और किसानों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि लगभग देश की आधी वर्कफोर्स इसी क्षेत्र में लगी हुई है और आज जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन देश में 17 से 20% के आसपास है। अगर लैंड यूज़ की मैं बात करता हूँ तो इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया फॉर क्रॉप्स। यहाँ देश पहुँच सका है। उस संदर्भ में जम्मू कश्मीर का भी योगदान इस अनुपात में हम बढ़ा सकें, इस पर पिछले कई वर्षों से हमारे दोनों कृषि विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर और एलाइड डिपार्टमेंट के हमारे सभी अधिकारी और देश भर के कृषि वैज्ञानिकों में से कुछ लोगों को चुनिंदा अनुरोध करके एक समिति बनी थी, जिसकी संस्तुतियों को आज से 3 साल पहले HADP का एक प्रारूप तैयार हुआ, जिसमें 29 प्रोजेक्ट, जो कोई प्रोजेक्ट साइलो में नहीं है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और उद्देश्य ये रखा गया कि ये 13 लाख परिवार जो हैं, मैंने लगभग मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जीवन यापन करती है, इनके जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सके। और विशेष ध्यान ये रखा गया कि जो मार्जिनल फार्मर हमारे हैं, लगभग 2,62,000 जो परिवार हैं, इनको कैसे इनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। और एक और उसका उद्देश्य रहा कि जम्मू कश्मीर की जीडीपी में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, वो 5 वर्ष में दुगना कैसे किया जाए। वैसे जो कृषि विशेषज्ञ हैं या डुल्लू साहब, शैलेंद्र जी, ये सब लोग डबल ही कहते हैं, लेकिन पता नहीं, मेरे मन में ये दृढ़ विश्वास है कि अगर ठीक से हमने इम्प्लीमेंटेशन किया तो कंट्रीब्यूशन हमारा 2.5 गुना से ज़्यादा होगा। अब इस वर्ष भारत सरकार का जो बजट है, उसकी चर्चा मैं करना आज मुनासिब समझता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस वर्ष भारत सरकार का बजट 3 कर्तव्यों से प्रेरित था, जिसमें तीसरा कर्तव्य जो था उसमें किसानों की आय में वृद्धि, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे बढ़ाया जाए और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में अभूतपूर्व परिवर्तन कैसे हो। ये तीसरा संकल्प भारत सरकार के बजट में है, जिसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भारत विस्तार, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस की घोषणा भी की। इसके जरिए बहुभाषीय मल्टीलैंग्वेज AI टूल्स अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को इंटीग्रेट करेंगे और AI के इस्तेमाल से कृषि पैदावार बेहतर करने, किसानों के जोखिम को कम करने तथा सही समय पर किसान को सही सलाह उपलब्ध कराने में निश्चित रूप से मदद मिल सकेगी। मैं समझता हूं कि यह कृषि तथा उससे जुड़े एक सेक्टर्स में एक नए युग का प्रारंभ है या प्रारंभ होगा, क्योंकि आज नित्य नई चुनौतियां हमारे किसानों के सामने आ रही।
ये सच है कि कृषि और उससे जुड़े सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था की नींव हैं और पिछले 11 वर्षों में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत में कृषि क्षेत्र ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसका एक संक्षिप्त विवरण मैंने कुछ देर पहले आपके सम्मुख रखा है। आज यही क्षेत्र एक साथ कई संकटों से भी गहरा रहा है और तूफानों से जूझ भी रहा है। इन्वायरमेंट की अस्थिरता, आर्थिक दबाव, तकनीक का कम इस्तेमाल और सामाजिक असमानताएं पूरे दुनिया में फूड सिक्योरिटी और ग्रामीण आजीविका के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही हैं। ये समस्याएं पशुपालन, मत्स्य पालन, हॉर्टिकल्चर जैसे सभी क्षेत्रों में हैं। इसमें तकनीक और इनोवेशन गैप को में जो चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि उसे श्रृंखला में सबसे ऊपर रखना ये समय की आवश्यकता है। आधुनिक कृषि की डिमांड आज तकनीक की एक्यूरेसी से भी नापी जा सकती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि हम इसमें अभी भी बहुत पीछे हैं। प्रेसिशन एग्रीकल्चर के उपकरण अभी आप सब देख करके आए हैं, मैंने भी देखा है। एआई सेंसर्स की बात हो रही है, ड्रोन, स्मार्ट मशीनरी आज भी छोटे और सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर है। अनेक इलाकों में नई तकनीकों के इस्तेमाल के प्रति अभी हमारे किसान भाइयों में हिचकिचाहट भी है। एक दूसरा बड़ा संकट या चुनौती जो मैं देख पा रहा हूँ वह यह है कि कृषि कार्यबल तेजी से सिमटता जा रहा है या बूढ़ा होता जा रहा है। हमारे नौजवान अक्सर बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे खेत खाली हो रहे हैं। दूसरी ओर हमारी बहनें जो हमारे जम्मू कश्मीर के कृषि क्षेत्र की रीढ़ हैं, उन पर दबाव और बोझ बढ़ता जा रहा है। तीसरी चुनौती जो मुझे लगती है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के कुछ क्षेत्रों में अभी भी बड़ा संदेह बना हुआ है। यद्यपि पिछले 3 वर्षों में काफ़ी प्रयत्न हुआ है, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने काफ़ी प्रयत्न किया है, हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अफसरों ने, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में अभी हमको काफ़ी लंबी यात्रा करनी है और लोग अधिक पानी का इस्तेमाल करके भी कम फसल ही उगा पा रहे हैं, जिसका जिक्र भी डॉक्टर अशोक सिंह जी कर रहे थे। चौथा संकट या चुनौती वो क्लाइमेट चेंज की है। इसने कृषि की बुनियादी व्यवस्था को ही अस्थिर बना दिया है। आप सब जानते हैं कि पिछले साल की प्राकृतिक आपदा कैसे झेली है जम्मू कश्मीर ने, विशेष रूप से जम्मू क्षेत्र के लोगों ने। अभी कुलपति जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने दिखाया भी, इसका जम्मू को भी बड़ी भारी क्षति हुई। हर वर्ष अनियंत्रित मानसून, लंबी अवधि की हीट वेव, अचानक आने वाली बाढ़ हमारी फसलों और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा रही है। पांचवी चुनौती मुझे लगता है कि भूजल के ज़्यादा तेज दोहन और बिना सलाह या बिना तकनीकी ज्ञान के अधिक फर्टिलाइजर, अधिक पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से हमारी मिट्टी की उर्वरता भी घटती जा रही है और अनेक इलाकों में किसान भाई कह रहे हैं कि उपज में भी तेजी से गिरावट आ रही है। ये भी सच है कि बढ़ते तापमान के साथ कीट और पशु रोग नए इलाकों में फैलने लगे हैं, जिससे पशुपालन क्षेत्र में एक नया जोखिम खड़ा हो गया है। हॉर्टिकल्चर और मछली पालन क्षेत्र में कोल्ड चेन की कमी के कारण बड़ी मात्रा में उपज बर्बाद होती है। आज मैं ट्रेड टैरिफ पर हो रही चर्चाओं को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि वैश्विक बाजार की अस्थिरता भी किसानों के लिए नई चुनौती खड़ा करेगी। डॉक्टर अशोक सिंह जी ने बहुत ही विस्तार से बताया है अभी जो नई ट्रेड डील हुई है अमेरिका और भारत की। कुछ लोग जानबूझ करके एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो हमें ये समझना चाहिए कि अभी ट्रेड डील नहीं हुई है, उसके जो दस्तावेज सामने आए हैं
उनकी प्रमुख बातों का जिक्र डॉक्टर अशोक सिंह जी ने किया है। और जो बात भारत सरकार बहुत दृढ़ता से कहती थी कि किसानों और किसानों की पैदावार को कोई क्षति नहीं होगी, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि उस बात का पूरा ध्यान भारत सरकार ने रखा है। जो पहले से आयात हो रहे थे, जिन चीज़ों की पैदावार हमारे पास कम है, कुछ लोग राजनीतिक कारणों से कहेंगे, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं, मैं देश हित की बात कर रहा हूं कि जिनका आयात हम पहले से कर रहे थे, जिनका प्रोडक्शन हमारे देश में कम है और जिनका उपयोग हमारे देश के लोग कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, जिनका जिक्र डॉक्टर अशोक सिंह जी ने किया है। और उसके लिए भी फ्लोर प्राइसिंग की बात भारत सरकार ने की उस दस्तावेज में। मैंने सेब अगर बाहर से आएगा, आज भी आ रहा है, तो वो 100 रुपए किलो से कम पर हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं बिकेगा। भारत के किसानों के प्रोटेक्शन को मैं कह सकता हूं कि पूरा ध्यान भारत सरकार ने, चाहे वो पशुपालक हों, हमारे खेती करने वाले लोग हों, तो ये किसी दिन इस पर विस्तार से चर्चा होगी, तो मैं समझता हूं इस पर विस्तार से मैं बात करूंगा। ये आज अवसर नहीं है। इनपुट बढ़ती जा रही है, उत्पादों के दाम पहले से बेहतर हुए हैं, लेकिन अभी भी अनिश्चितता है। मैं समझता हूं इन तमाम चुनौतियों के बीच कृषि और उससे जुड़े क्षेत्र आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं, जहां समय रहते ठोस सुधार, संतुलित नीतियां, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और समावेशी इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करके ही इस बढ़ते संकट को कम किया जा सकता है। JKCIP, IFAD, तो इन सब के कारण जो उपलब्धियां हुई हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय हैं। और मैं समझता हूं कि पिछले 3-4 वर्षों में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ने जम्मू के किसानों के हित में काफ़ी महत्वपूर्ण काम किए हैं। वार्षिक मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ा है, आज 28.75 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है, जो कुछ साल पहले कुछ और हुआ करता था। 3.5 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क की प्रोसेसिंग, जिसमें 2.5 लाख तो हो रही है, और 1 लाख के प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं, जिसमें कुछ दिनों में ये 3.5 लाख का आंकड़ा हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आए थे अधिकारियों के साथ बैठक में, मुख्यमंत्री जी भी उस बैठक में थे, मैं भी था, और उन्होंने इस बात को कहा कि 2 लाख लीटर प्रतिदिन मिल्क की प्रोसेसिंग के लिए भारत सरकार NDDB से जम्मू कश्मीर में डेयरी के काम को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करा करके पूरा कराएगी। अब जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर अब जीविकोपार्जन पर आधारित व्यवस्था से आगे बढ़ने की दिशा में चल रहा है। डाइवर्सिफाइड, मार्केट लिंक और इनकम सेंट्रिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी के रूप में जम्मू कश्मीर कैसे विकसित हो, इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी तमाम चुनौतियों के बावजूद पहले की तुलना में काफ़ी गति पकड़ा है, और खेती योग्य जो क्षेत्रफल हमारा है, एरिया, उसमें भी 6.22% की ग्रोथ जम्मू कश्मीर में हुई है। फसल बीमा योजना 2 ही जिले में थी शैलेंद्र जी, पहले 2 ही जिले में हुआ करती थी, वो 3 साल पहले सभी जिलों में हो गई है। शैलेंद्र जी ने प्रयत्न किया कि हार्टिकल्चर के किसानों को भी बीमा का लाभ मिला, लेकिन कुछ कारणों से अभी वो नहीं हो सका है, उसमें भी प्रयत्न हो रहा है। खिदमत घर से बड़ी मात्रा में किसान जुड़े हैं, और उसके कारण सरकारी सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं, विशेषज्ञों का परामर्श, ये सब लाभ किसानों को मिल रहा है। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर भंडारण क्षमता भी 2.92 लाख मीट्रिक टन बढ़ करके हुई है। ये सभी उपलब्धियां जिन साथियों ने इसमें मेहनत की है, मैं उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें कोई स्लैकनेस अगर आप दिखाएंगे तो ये समझिए कि जम्मू कश्मीर के साथ बड़ा भारी अन्याय आप करने वाले हैं। तो मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के जो भी अफसर इस सभागार में हैं, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप यहीं के रहने वाले, तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक के नाते
केवल प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे, मंत्री करेंगे, इस भाव से बाहर होकर के हमें भी जहां हमारा क्षेत्र है, जिस एरिया में हम काम करें, क्योंकि ऐसे अफसरों को मैंने देखा है सुबह 4 बजे निकलना और एक एक किसान का नाम वो जानते थे। मैं समझता हूं कि वो हमारे प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि इसमें आप भी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य के लिए जिम्मेदार बनिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन होगा। खेती और पशुपालन को अलग अलग साइलोज में देखना मैं समझता हूँ ये उचित नहीं होगा। ये एक साथ अगर सर्कुलर सिस्टम में हम जोड़ सके तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा किसानों का हो सकता है। फसलों के अवशेष को कचरा नहीं बल्कि उन्हें हाई प्रोटीन पोल्ट्री और कैटल फीड में बदलने की दिशा में कृषि विश्वविद्यालय हमारे किसानों को, हमारे प्रशासन को सहयोग करें। पशुओं के गोबर को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो रहा है, लेकिन जिस मात्रा में ये होना चाहिए अभी हमको लगता है कि हमें लंबी यात्रा उस दिशा में करनी है। आजकल तकनीकी भाषा में सर्कुलर इंटीग्रेशन की बात बहुत हो रही है, जिससे मिट्टी की सॉयल हेल्थ सुधरती है, खेत के भीतर ही ऊर्जा का स्रोत तैयार होता है। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सुझाव के तौर पर ही, खेती में पसीने के साथ साथ तकनीकी दिमाग का इस्तेमाल करना ये बड़ा आवश्यक हो गया है। आने वाले भविष्य में खेती के लिए पानी और डेटा, ये दोनों की बड़ी सख्त ज़रूरत होगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, एआई, सैटेलाइट इमेज, इन सब साधनों से कम पैसा खर्च करके डिजिटल प्रारूप हम तैयार कर सकते हैं और प्रेसिशन इरिगेशन हम कैसे संभव बना सकें ताकि किसान भाई सिर्फ उसी हिस्से में पानी ले जा सकें जहां ज़रूरत है। इस इनिशिएटिव से, जैसा डॉक्टर अशोक सिंह जी बता रहे थे, 35 से 40% पानी की बचत हम कर सकते हैं और दुनिया के अनेक वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर सही तकनीक का पूरा उपयोग हम कर सके तो 50 to 60% पानी की बचत हम कर सकते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि एआई एक्सपर्ट्स पशुओं और फसलों में बीमारी और कीड़ों पर नज़र रखने के लिए एआई ड्रिवन प्रोडक्टिव अलर्ट टूल्स कितनी जल्दी तैयार कर सकते हैं ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स के द्वारा हम बेहतर उत्पादन सुनिश्चित कर सकें। चौथी बात मेरे ध्यान में आती है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में क्लाइमेट रेजिलियंस को ध्यान में रखना, ये बड़ा आवश्यक है। आजकल आईसीआर और अन्य एजेंसियों के द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को मिलेट्स की तरह अन्य क्लाइमेट स्मार्ट ब्रीड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं देश में, और ऐसा मैं देख रहा था कल उनका लिटरेचर, तो उसमें कहा गया कि 70% कंपनी और फर्टिलाइजर में 60% की कमी हो सकती है। मुझे लगता है कि अब उस दिशा में जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं बात ये कह सकता हूँ किसान भाइयों और सभी एक्सपर्ट्स और इंटरप्रेन्योर से, एक बात जरूर कहूँगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से हम दो बातों का विशेष ध्यान हमें रखना होगा, टन्स पर हेक्टेयर और प्रॉफिट पर ड्रॉप। इन दो बातों का विशेष रूप से जब हम ध्यान रखेंगे तभी हम क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती जम्मू कश्मीर में इसको बढ़ावा दे सकेंगे। पांचवा आग्रह होगा वैल्यू एडिशन एट सोर्स। सभी 20 जिलों में उत्पादन के अनुसार माइक्रो प्रोसेसिंग हब्स तैयार करने के दिशा में अब हमें सोचने की ज़रूरत है। एफपीओ से कंज्यूमर तक का एक ब्रिज कैसे तेज गति से हम बना सकें, दूध से घी, फल से ड्राई फ्रूट, कैसे वैल्यू एडिशन हम कर सकते हैं ताकि सीधे उत्पाद कंज्यूमर तक जम्मू कश्मीर का किसान पहुंचा सके और उसका लाभ किसान भाइयों को हो सके। जम्मू कश्मीर में किसान भाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए खिदमत घर की शुरुआत HADP के अंतर्गत
की गई थी, क्योंकि केवल टेक्नोलॉजी की बात करने से तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, हमें उसकी वायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी इसका भी ध्यान रखना होगा। और मैं समझता हूं कि इसको ध्यान में रखते हुए ही लो कास्ट और हाई इम्पैक्ट वाले समाधान के माध्यम क्या हो सकते हैं, उसमें से खिदमत घर की उत्पत्ति हुई थी। सेल्फ रिलायंट एग्रीकल्चर की ओर तभी हम जा सकते हैं। प्रोग्रेसिव किसान भाई और इंटरप्रेन्योर्स से भी मेरा निवेदन होगा कि आप भी थोड़ा आगे आइए और बाकी जो हमारे किसान भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं उनकी हैंड होल्डिंग में अपने गांव में आप भी मदद करिए। एक कम्युनिटी सीड बैंक हम कैसे पंचायत स्तर पर तैयार कर सकते हैं, इस दिशा में हमारे डिपार्टमेंट के लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ताकि उसी गांव की मिट्टी और उस इलाके के क्लाइमेट, अगर ऐसा बीज हम पंचायत वाइज या विशेष एरिया वाइज दे सकें तो मुझे लगता है ज़्यादा रिजिलियंट साबित होगा। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हर मेड़ पर पेड़ के अभियान से भी खेतों की मेड़ों पर ऐसे पेड़ और पौधे हम लगा सकते हैं जो हमारी फसलों को कीड़ों से बचा सकती है। कम इंटरनेट पेनिट्रेशन वाले क्षेत्रों में इसका जम्मू और कृषि विज्ञान केंद्रों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। दोनों को मिलकर के ह्यूमन टू डिजिटल ब्रिज बनाने में मदद करने का मैं अनुरोध करूंगा। स्मार्टफोन और एआई एप्स से मौसम और कीड़ों के बारे में जल्दी से जल्दी किसानों को अलर्ट पहुंचाया जा सके, बाकी किसानों तक सूचना पहुंचे, इस प्रबंध को भी हमें द्रुत गति से आगे बढ़ाना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी एंटरप्रेन्योर से भी कहना चाहूँगा कि गांव के स्तर पर नहीं तो कम से कम ब्लॉक के स्तर पर मशीनरी बैंक स्थापित करने की दिशा में आप भी सोचिए, विचार करिए, ताकि अलग अलग किसान मशीन खरीदे उसके बजाय नाम मात्र के शुल्क पर मशीनरी आवश्यक टूल्स किराए पर लेकर के इनपुट लागत को किसान कम कर सके। मैं ये मानता हूँ कि कृषि में एडवांस तकनीक का अर्थ महंगी तकनीक नहीं है, बल्कि हमें सही सोच, स्थानीय संसाधन और सामुदायिक भागीदारी से उपलब्ध तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल सुनिश्चित करना होगा। बात पूरी करने के पहले मैं आज यहाँ उपस्थित सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े साथियों और इनोवेटर से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे ऐसे नए एआई टूल्स विकसित करें जो पूरे कृषि की दिशा बदल सके। हमें ऐसे मॉडल विकसित करने होंगे जो उपज को 20 से 30% तक बढ़ा सकें, पानी और फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल को कम से कम 40 से 50% कम कर सकें ताकि इनपुट कास्ट कम हो, और प्रेसिजन टूल्स के माध्यम से खेती को वास्तव में सस्टेनेबल बना सकें। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि तकनीक लैब तक सीमित न रहे, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के खेत तक पहुंच सके। अगर ये काम आपने किया तो मैं समझता हूं कि ये देश पर बड़ा भारी आपका उपकार होगा। ऐसे किफ़ायती टूल्स खेत की वास्तविक स्थिति, मिट्टी की नमी, फसल के स्वास्थ्य और पोषक तत्वों की कमी जैसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन के द्वारा एक नई क्रांति को जम्मू कश्मीर में जन्म दे सकते हैं। मैं ये भी चाहूँगा कि इनोवेटर्स ऐसे मशीन लर्निंग आधारित समाधान भी तैयार करें जो मौसम, मिट्टी और फसल से संबंधित आंकड़े का अच्छे से विश्लेषण करके उत्पादन का पूर्वानुमान लगा सके, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के छोटे किसान, सीमांत किसान भाई बहन पहले से ही उसकी योजना बना सकें। हमें एक ऐसी एआई ड्रिवन कृषि व्यवस्था निर्मित करने की दिशा में सोचना होगा जो केवल स्मार्ट न हो, ताकि तकनीक खेत में उतरे, उसका लाभ सीधे जम्मू कश्मीर के किसानों को मिले और उनके जेब में भी उसका लाभ पहुँचे। अभी अनेक 4 परियोजनाओं का लोकार्पण आपके समक्ष हुआ है। मैं जम्मू कृषि विश्वविद्यालय को साधुवाद देता हूं और जम्मू कश्मीर के किसानों को इन
प्रोजेक्ट्स की हृदय से बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। एक बात और कहते हुए कि दुनिया में तमाम चुनौतियां, बाधाएं, संकट ये रहते ही हैं। इनके बीच खेती ही, एग्रीकल्चर ही वो सेक्टर है जो किसी भी देश और उसके नागरिक के विकास को सुनिश्चित कर सकता है। बाकी चीज़ों पर संकट आ सकता है, लेकिन तमाम बाधाओं, चुनौतियों के बावजूद देश को बचा सकता है, तो यही सेक्टर बचा सकता है। इसलिए खेती सर्वप्रथम का दृष्टिकोण अपनाकर ही हम समाज को, देश को और अपनी सभ्यता को बचा सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि अस्तित्व बार बार हमारे सामने कठिन से कठिन परीक्षाएं रखता है, कभी महामारी के रूप में, कभी युद्ध, तो कभी क्लाइमेट चेंज की मार, तो कभी आर्थिक व्यवस्था में तनाव। इन सभी उथल पुथल के बीच एक सत्य हर बार हमने देखा है जो सामने आता है, वो ये है कि कृषि ही वह एकमात्र सेक्टर है जो किसी भी बाहरी तूफान के बावजूद भारत की स्थिरता और नागरिकों की समृद्धि, ये दोनों की गारंटी देता है। हमें अच्छी खेती और मॉडर्न तकनीक दोनों चाहिए। ये सच है कि सिलिकॉन वैली नई नई कंपनियों और सपनों को जन्म दे सकती है, लेकिन हम ये कभी न भूलें कि खेत भी जीवन को जन्म देते हैं। तकनीक अवसर पैदा कर सकती है, पर फूड सिक्योरिटी नहीं सुनिश्चित कर सकती। अगर खेती मजबूत है तो ही राष्ट्र मजबूत है, लेकिन अगर खेती उपेक्षित है तो तकनीकी विकास की इमारत खोखली साबित होगी। वैज्ञानिकों और अधिकारियों को ये समझना ही होगा कि सभ्यता का भविष्य मिट्टी में बोए गए प्रत्येक बीज पर निर्भर करता है किसी देश का, और यह केवल कृषि क्षेत्र है जो राष्ट्रीय विकास और मानव कल्याण दोनों को सुनिश्चित कर सकता है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद यही भारत के प्रगति की गारंटी भी दे सकता है। इसी निवेदन के साथ एक अंतिम बात, प्रधानमंत्री जी कई बार कई अवसरों पर ये बात कह चुके हैं कि दुनिया की हर थाली में भारत की एक डिश जरूर हो। जिस दिन ये लक्ष्य हम प्राप्त करेंगे कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से, निश्चित रूप से हम विकसित भारत में सबसे ज़्यादा जो योगदान देने वाला हमारा ये एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर होगा। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।